जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। यानी कि दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग एक लॉन्ग मैराथन क्लास के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट समझने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, आपके सारे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आप लोग कह सकते हैं कि वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अब आपको फिजिक्स की तैयारी मैं कराने वाला हूं और इसी प्रकार से एक दिन में आपका एक चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा और आपकी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसी प्रकार से अब जो है लॉन्ग वीडियो आएंगी जिसमें आपका एक दिन में एक चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग आज के इस वीडियो में समझते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपको कितने ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। और खास बात आपके लिए ये होने वाली है कि साथ ही साथ आपकी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी की तैयारी भी हो जाएगी। आप सभी काफी ज्यादा कमेंट करते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव लाइए, ऑब्जेक्टिव पर वीडियो नहीं आ रही है। तो यार मैं आपको देखिए साथ साथ सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराता जाऊंगा। ठीक है, तो अब आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और अंतिम मौका भी है। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बिल्कुल आपको A to Z पूरा चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको जो है आगे परेशान करे। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट आपका 1000 का है। जी हाँ, आपको 1000 लाइक देना है बिल्कुल, और मुझे बिलीव है कि आप इतना पूरा कर देंगे। ठीक है, आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो भैया 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से बहुत ही बार आया है। तो वैद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए जो वैद्युतशीलता होती है यानी कि एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं, इसका मात्रक जो होता है वो होता है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा भैया फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से वैद्युतशीलता एक बार फिर से रट लीजिए आप लोग, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम स्क्वायर और यहाँ पर प्रति रहेगा, यानी कि ये वैल्यू है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बटे में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, विद्युत फ्लक्स। तो मात्रक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि भैया फिजिक्स की तैयारी कैसे होगी, मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आपका अमित भाई है, आपको टेंशन नहीं होने वाली, बस जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो भैया यहाँ पर जो आपका विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स। इसके बाद देखिए आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो कितने में पूछ रहा है, तो भैया 8 कूलाम में। ठीक है, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है, 8 की जगह पर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, अब ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि कह रहा है कि 8 कूलाम यानी टोटल यहाँ पर क्या है, ऋण आवेश है। इसमें कह रहा है कि उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भैया क्या करना है, आपका जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका आपको इसमें भाग करा देना है। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इस आ जाएगा आपका जो है वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके सामने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो देखिए बल आघूर्ण आपने पढ़ा था टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, इसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा, क्या होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो अब देखिए वहां पर आपका पी ई साइन थीटा होता है, तो आप जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें कॉस थीटा आता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें क्या आता है साइन थीटा आता है। तो यहां पर आपका देखिए सेकेंड नंबर
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई, ये हो जाएगा आपका बलाघूर्ण। तो यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉस को हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो भैया यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन है क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प। इस प्रकार से ये सारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसी प्रकार से आप रटते जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। पूरा A to Z एक एक चैप्टर का वीडियो आपको वन शॉट में मिलेगा, और एकदम 100% आपको 70 में 65 प्लस की तैयारी मैं करा दूंगा हर एक सब्जेक्ट में, अगर आप जुड़े रहते हैं। बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है यार, ठीक है। जल्द से जल्द यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब का तो पैसा लगता नहीं आपको, ठीक है। बाकी इतना तो आप कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं। तो देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है मीटर प्रति वोल्ट, जूल प्रति न्यूटन, कुलाम प्रति न्यूटन या न्यूटन प्रति कुलाम। तो देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यानी ई, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई, इसका मात्रक क्या होता है, यहां पर होता है F अपॉन क्यू। ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन क्यू। तो देखिए जब आपका ई बराबर यहां पर हो जाएगा F अपॉन क्यू, तो F यानी कि बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम। तो न्यूटन प्रति कुलाम भैया यहाँ पर आपका चौथा विकल्प क्या होगा, इसका जो है मात्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से, कह रहा है क्वेश्चन कि धातु का कोई आवेशित गोला है, तो गोले के पृष्ठ से गोले के अंदर केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या उतना ही रहता है, जितना मतलब है उतना ही रहता है, स्थिर रहता है, या सब जगह शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कोई धातु का एक क्या है, आवेशित गोला है, ठीक है, और कह रहा है कि पृष्ठ से गोले के अंदर, या जो आपका देखिए बाहरी पृष्ठ है, ठीक है, ये जो पृष्ठ है यहाँ पर जो मैंने खींचा है, यानी कि जिसे आप वृत्त की क्या बोल सकते हैं, परिधि। तो जो आपका ये पृष्ठ है, तो कह रहा है पृष्ठ से गोले के अंदर केंद्र की ओर, इससे अंदर हम लोग केंद्र की ओर अगर जा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से केंद्र की ओर, जैसे यहाँ पर ये सेंटर है केंद्र की ओर, तो कह रहा है केंद्र की ओर जाने पर जो वैद्युत क्षेत्र आपका जो ई है, ठीक है, यहां पर आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो घटेगा, बढ़ेगा, या उतना ही रहेगा, या हर एक पॉइंट पर शून्य रहेगा। तो इसका भैया राइट आंसर क्या होगा, रट लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। तो यहां पर चौथा विकल्प आपके सामने है, सब जगह क्या होगा, शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहां पर भैया समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है यार, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि भैया हमें पता है जो दो बिंदु आवेश होते हैं उनके मध्य की जो दूरी होती है वो उस पर लगने वाले बल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब हम यहाँ पर इसको टिक करके चले आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि F यहाँ पर अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 अपान R², यानी कि आप समझ लेंगे कि यार R² हमने पढ़ा था कि वो नीचे होता है, ठीक है, हर में। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन को समझिए पहले, कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर, कोई बिंदु आवेश है और उस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो भैया यहां पर आपको कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको मैं सही बताऊं तो यहां पर आपका यही होगा, ठीक है। मैं आपका यहां पर थोड़ा सा जो है टेस्ट ले रहा था, तो आप समझ गए ना। तो आपने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम इस प्रकार से, F यहां पर समानुपाती होता है किसके, Q1 × Q2। जब आपके दो द्विध्रुव होते हैं, ठीक है, यहां पर दो बिंदु आवेश है ना, दो बिंदु आवेश हैं, तो कह रहा ना कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो ये यहां पर आपका कूलाम के नियम में इसके R² के बराबर होता है, ठीक है। तो R² जो है आपका क्या है, बटे में है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहां पर ये आपका क्या होगा, इसमें राइट हो जाएगा अगर कूलाम के नियम में पूछे, ठीक है। और अगर आपका अलग आता तो अलग, तो वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बुक से बाहर तो क्वेश्चन आपका आ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, एक बार और आपको देखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपके सामने कि चांदी का परावैद्युतांक K होता है, चांदी का परावैद्युतांक K बराबर 0, K बराबर +1, या K = -1, या K = अनंत। तो यहाँ पर इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R² के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो किस बिंदु पर होती है, बिंदु आवेश पर, या वैद्युत द्विध्रुव पर, या आवेश की अनंत समतल चादर पर, या रेखीय आवेशित तार पर।
तो इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बिंदु आवेश। यानी कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से जो है आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर होता है इसका जो है आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती बिंदु आवेश पर होता है, यानी कि आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको मैंने 9 क्वेश्चन बताए हैं जो कि चैप्टर 1 यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। अब भैया हम लोग आएंगे अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर, डेरिवेशन पर, एक एक करके। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आपको दोबारा ये जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है ना, इससे आपको एक भी क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को आप लोग सिर्फ देख लीजिए, ठीक है, आपको ये वीडियो देख लेना है बिल्कुल, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं तैयार करना पड़ेगा। और ऐसे ही और भी वीडियो आने वाले, अब मैं आपको क्रम से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा वन शॉट की, और उसी में आपको जैसे आज फर्स्ट चैप्टर का मिला है, नेक्स्ट डे आपको दूसरे चैप्टर का, फिर तीसरे, चौथे, इस प्रकार से एक एक चैप्टर का वन शॉट आएगा। तब आपकी जो है फिजिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, चाहे आप कुछ भी पढ़े हो या ना पढ़े हो, बस मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, कूलाम का नियम समझाइए। तो चलिए यहां पर भैया हम लोग कूलाम का नियम समझते हैं, क्या कहता है कूलाम का नियम। तो पहले इसकी परिभाषा समझिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका डायग्राम यहां पर थोड़ा सा मैं आपको रेखा चित्र बना के इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखिए कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यहां पर आपके सामने क्या है, ये दो बिंदु आवेश हैं, एक आपका यहां पर Q1 है और एक आपके पास यहां पर Q2 है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं कि निगेटिव हैं, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो यहां पर प्लस Q1 और ये प्लस Q2, दोनों के बीच की दूरी आपके सामने यहां पर R दी गई है, यानी कि जो आपका ये पॉइंट है यहां से यहां तक, ठीक है, इसकी जो दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, स्मॉल r है। तो यहां पर कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जो बल होगा इसमें, उसकी दिशा किसकी होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी के अनुदिश होगी। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आपको मान लेना है कि यदि दो बिंदु आवेश हमारे यहां पर क्या है, Q1 और Q2 हैं, तो एक दूसरे के जो है R दूरी पर वो स्थित हैं या रखे गए हैं, तो कूलाम का नियम के अनुसार या बीच में लगने वाला बल जो होगा वो यहां पर देखिए कैसे होगा, F कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती है किसके, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के। तो भैया यहां पर दो बिंदु आवेश आपका Q1 और इनटू Q2, यानी कि दोनों बिंदु आवेशों का गुणनफल यहां पर होगा, यही ना, तो यही आपका होगा गुणनफल। तो ये तो हमने कर दिया। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो उसके बीच की, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो बीच की दूरी F यहां पर बल है, ये इसका जो है बीच की दूरी आपकी R है, तो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r² हो जाएगा। दूरी का हमने कर दिया वर्ग और उसका व्युत्क्रमानुपाती में आपका यही तो होगा, तो यहां पर हमने बटे में 1 क्या कर दिया, r² कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया 1/r²। अब जब आप लोग दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को हमारा यहाँ पर मिला के लिखेंगे तो यहाँ पर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 आपका ऊपर रहेगा और ये बटे में क्या है, r² है। तो इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, इतना बना। फिर इसके बाद जब आप लोग यहाँ पर इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा F इक्वल टू यहाँ पर K और यहाँ पर हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2/r²। अब यहाँ पर भैया जो K है, K का मान क्या होगा, तो देखिए K की जगह पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये एक नियतांक है, तो K इक्वल टू होता है 1/4πε0। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को आप और लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी होगा। और इसका देखिए मात्रक भी आप लिख सकते हैं, मात्रक यहाँ पर बल है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी वैल्यू रखना है तो देखिए जो आपका K का मान यहाँ पर होगा या 1/4πε0 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी 9 इंटू 0 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर कितना होता है, 9
यानी 9 × 10 घाते 9 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर ये होता है इसका वैल्यू के का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहीं पर न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ रही है तो आप इसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर जो फाइनल आंसर की बात करें तो ये है आपका कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। और ये आप समझ गए ना, पूरा नियम अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है। तो यही आपका होता है कूलाम का नियम। चलिए इसके बाद आपका एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भैया, वो है आपका गॉस की प्रमेय। क्या है? गॉस की प्रमेय। तो चलिए अब मैं आपको पूरा अच्छे समझा देता हूं। काफी सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं और अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं, तो फिर भी कंफ्यूजन बनी रहती है ऐसी कि भैया गॉस की प्रमेय का अगर हमें फुल निगमन करना है तो कितना हमें लिखना पड़ेगा आखिरकार उसमें। ठीक है, ये तो आपके माइंड में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। तो चलिए टेंशन नहीं लेना है आपको, मेरे साथ बने रहिएगा। बाकी मैं आपको अभी समझाने वाला हूं गॉस की प्रमेय क्या होती है, कैसे इसका गणितीय निरूपण करना है, पूरी चीजें अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आपके सामने है गॉस की प्रमेय और इसका आप लोग डायग्राम भी मैं चलिए आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी गॉस की प्रमेय है ये कहाँ पर लागू होती है? तो भैया बंद पृष्ठ पर ये लागू होती है। सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान रखिएगा कि ये जो गॉस की प्रमेय है ये आपकी बंद पृष्ठ पर ही लागू होगी। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को पहले देखिए। ठीक है, इस चित्र को आप अच्छे से देखिए। इसी चित्र पर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा से आपको ये गॉस की जो प्रमेय है इसको आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो देखिए हमारे पास ये पूरा एक बंद पृष्ठ है जिसे हम लोग एस से डिनोट करेंगे, यानी पूरा एक सरफेस है। ठीक है, तो यहां पर पूरा एक सरफेस हो गया। अब इसमें आपका एक पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश जो है रखा है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण आपको यहां पर देखिए क्या निकालना है वो समझिए। तो इसके पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको परिभाषा की परिभाषा आखिरकार क्या कहती है। मान लीजिए देखिए जो गॉस की प्रमेय है ना, ये जो व्यंजक है ये कभी कभी 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए आ जाता है। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो जब आपका 2 नंबर में आएगा तब आपको कितना करना है, 3 नंबर में आएगा तो आपको कितना करना है वो समझिए। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और जहां निर्वात यहां पर क्या है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। तो देखिए जो गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला होता है, जो आपको प्रूफ करना है, फाइनल आंसर निकालना है, वो होता है phi E = Q/ε0। ठीक है, अब इसमें भैया आपको पता है मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये जो डी ओमेगा है ये घन कोण है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से जो है पृष्ठ तक की दूरी जो है स्मॉल r है। ठीक है, और इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह E है, यहाँ पर वेक्टर E, और इसका जो एरिया है, ठीक है, यानी कि जो शॉर्ट छोटा सा हमने पृष्ठ माना है ना, अल्प पृष्ठ। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इस छोटे से एरिया का निकालेंगे, छोटे से भाग का जो हमने यहाँ पर इसको जो है लिया है। ठीक है, फी से माना है हमने, डिनोट किया, तो इसका निकालेंगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स। उसके बाद पूरे पृष्ठ का निकालेंगे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग इतना मान लिए। अब देखिए जब 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन तो ये परिभाषा लिख के आपको इतना फार्मूला लिख देना, आपको मिल जाएगा पूरा नंबर। जब आपका पूरा निरूपण मांगेगा तो यहाँ से करना है आपको गणितीय व्याख्या। इसकी गणितीय व्याख्या में देखिए क्या करना है आपको, पहले समझिए। आपको लिखना है कि माना कोई बिंदु आवेश क्यों किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है। अब देखिए जो ये पृष्ठ हमने बनाया है, चित्र हमने बनाया है, इसको आप गोलाकार भी बना सकते हैं या इसका आप लोग देखिए आकार डिसाइड नहीं है, आप लोग कैसे भी करके बना दीजिए, बस क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बंद पृष्ठ ही तो है। अब देखिए इसमें आपको कह रहा है कि गोले के केंद्र ओ पर रखा गया, जो केंद्र है इसको हम ओ मान सकते हैं और इस पर आपका प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, इसके बाद है कि गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, यानी कि हमने जो ये दूरी मानी है ना यहां से यहां तक की, ये क्या है, स्मॉल r है। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर आपका जो गोले का यहां पर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उस पॉइंट पर हमें निकालनी होगी तीव्रता। और आप जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, तीव्रता का सूत्र है। तो इस सूत्र को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना तो आप मान सकते हैं, काफी इजी भी है ये।
तो चलिए मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। इतना करने के बाद इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए एक एक स्टेप को समझिएगा। सारी चीज़ें मैंने बहुत इजी तरीके से लिखी ताकि जो कन्फ्यूजन है आपकी वो एकदम ना मात्र रह जाए, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है कि बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए, आप यहाँ पर क्या करिए, एक बंद पृष्ठ यानी कि जो आप dA माने इसको आप ds मान लीजिए, वही एक ही चीज़ है। जैसे आप पूरा एरिया को a मान रहे हैं तो आप dA मान सकते हैं, अगर आप s मान रहे हैं तो क्या कर देंगे ds मान लीजिए। मतलब ये जो s है ये पूरा बड़ा सा भाग है और जो ds है ये एक अल्पांश छोटा सा भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कि हमने कल्पना कर लिया, मान लिया, जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा d फाई ई। देखिए जब हमने छोटा सा भाग ds माना तो हमारा जो यहाँ पर उस छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा d फाई होगा, ठीक है। तो d फाई इक्वल टू यहाँ पर वेक्टर ई डॉट ds, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा आता है। और जो हमारा यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये है कि जो इस छोटे से भाग का, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा जो भाग ds है, इससे जो गुजरने वाला यहाँ पर क्या है वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है ना। तो इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर जो वेक्टर ई है ये तीव्रता, और जो ये अल्प पृष्ठ यहाँ पर ds इसको भी कर लीजिए, ठीक है, ds इसको भी कर लीजिए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर एक ही दिशा में जा रहे हैं। जिनकी जो एरो है ना ये क्या है, दोनों का एक ही दिशा में है, ठीक है। तो इसलिए जब देखिए जो दो लाइन अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि दो लाइन एक ही दिशा में जब आपकी हैं, एक ही दिशा में या इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके बीच जो आपका कोण बनता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है, आपको पता है। तो अब यहाँ पर आप वही करिए, जो थीटा है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री होगी। और जब cos 0 हो जाएगा तो cos 0 का जो मान होता है वह आपको पता है क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो देखिए अब आप यहाँ पर cos 0 रख सकते हैं, cos थीटा भी आप रख सकते हैं। तो आपको पता है कि एक दूसरे के क्या है, ये यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के एक ही दिशा में यहाँ पर हैं। तो जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उसको आप 0 कर दीजिए। तो अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद समझिए क्या करना है आपको। तो अब अभी इसका छोटे से भाग कहीं निकाल रहे हैं ना, तो लिखेंगे d फाई ई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा e इंटू ds, और ये हो जाएगा cos 0, ठीक है, cos 0 डिग्री, या cos थीटा ही रहने दीजिए तो भी चलेगा। अब इसके बाद देखिए जब इतना कर देंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि E का मान हम निकाल चुके हैं पहले। देखिए E का मान आपके सामने ये रखा गया है। तो जब E का मान हम निकाल चुके हैं तो अब यहाँ पर E का मान रख देंगे। देखिए इसके बाद करना क्या है, d फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, तो हमने निकाला है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर इसके बाद देखिए ds cos थीटा, ds cos थीटा, इतना हमने निकाला है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने इतना जो वैल्यू लिया है क्या है, ई का मान है, और ये हमने पहले यहाँ पर समीकरण 1 में निकाल के रख लिया है। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, अब इसको आप कर दीजिए, इसका जो है समाकलन। अभी देखिए समाकलन भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है समाकलन, तो आप देखिए हमने जो d फाई ई निकाला ये किसके लिए है, एक छोटे से भाग के लिए, छोटे पार्ट के लिए है। अब हमें पूरे पार्ट पर निकालना है, पूरे भाग का निकालना है। तो जब पूरे भाग का निकालना है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपको लिख देना है कि संपूर्ण पृष्ठ यस से, यानी कि पूरे भाग के लिए, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ यस से, यानी कि जो हमने यस माना है यही आपका संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ यस से बाहर की ओर, ठीक है, यस से बाहर की ओर जाने वाला, ठीक है, बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स। तो अब क्या करेंगे, जब आप जानते हैं कि जब हमें किसी छोटे पार्ट का जो है उसको बड़े पार्ट में कन्वर्ट करना है या बड़े पार्ट का आपको निकालना होता है तो करा देते हैं समाकलन डायरेक्ट। तो अब हमारे देखिए समाकलन देखिए यहाँ पर कैसे होगा, इसका कराएंगे हम लोग समाकलन, और पृष्ठ क्या है, बंद है। तो यहाँ पर d फाई ई इक्वल टू, अब इस वाले में आना है तो दोनों तरफ का कराएंगे तभी तो निकलेगा। तो इधर का जब आप कराएंगे तो इसको भी कर दीजिए बंद पृष्ठ, और यहाँ पर q, यहाँ पर है q, और बटे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका क्या है जो है ds cos थीटा अपॉन ये क्या है बटे में r स्क्वायर है, ठीक है, इतना है, इतना तो आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए करना है आपको क्या,
डी फाई ई का जो समाकलन होगा वो आपका बचेगा यहाँ पर क्या, फाई ई हो जाएगा, फाई ई हो गया। इधर का देखिए जो आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका क्या है, अचर है, ठीक है, ये वैल्यू है कोई, तो ये आपकी बाहर आ जाएगी। जब ये बाहर आएगा तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आया, अंदर आपका जो बचेगा ये, तो ये जो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है, इसकी जो भैया वैल्यू है ये हो जाएगी डी ओमेगा के बराबर। डी ओमेगा के बराबर क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, घन कोण है, यहाँ पर थीटा सम्मिलित है, तो ये आपका क्या है, घन कोण है। अब यहाँ पर जब इसको आप कर देंगे डी ओमेगा में कन्वर्ट, ठीक है, क्या कर देंगे, डायरेक्टली आपको इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ डी ओमेगा में चेंज कर देना है। तो अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो ये डी ओमेगा है इसका जो समाकलन हो जाएगा ये होता है 4 पाई के बराबर। किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर। इसको आप याद कर लीजिए, अगर आपको मान लीजिए करने में समस्या आ रही है तो इसको हम लोग 4 पाई कर लेंगे। तो जब 4 पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। और देखिए आप 4 पाई से 4 पाई को हम कर देंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जब हम इसको जब हम जो है कैंसिल कर देंगे तो फाई ई बराबर बचेगा क्या, क्यू और बटे में क्या आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही क्या है आपका, यही तो गॉस की प्रमेय का अंतिम आपका फार्मूला है जो कि हमने आपको शुरू में बताया था, ये हमारे पास था, ठीक है। तो इसको ही हमें निकालना था। तो देखिए आपके सामने मैंने पूरा कर दिया, इस प्रकार से आपको प्रूफ करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है सारी चीजों को। तो अब हमारा क्या हो गया, गॉस की प्रमेय, कूलाम का नियम, ये सारी चीजें आपने समझ लिया इस चैप्टर से। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, आप लोग समझ लीजिए, है ना। बार बार देखिए टाइम नहीं आएगा आपके पास, ज्यादा समय भी नहीं है, और डेट भी हमारी फिक्स हो चुकी है, 4 मार्च को आपका क्या है, यूपी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से रिवीजन के तौर पर आप या मान के चलिए, या कह लीजिए कि हम एक बार आपको पुनः से इसको अच्छे से तैयार करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया आपके सामने लेकर आ चुका हूं मैं, और ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझ लीजिए। तो समझ लीजिए कि आपका यहां पर भी ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, पेपर के सेट में। क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस के नियम से, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। यानी दोस्तों आपको गॉस का नियम भी इसमें लगाना है, और इसी में आपको निकालना क्या है, कूलाम का नियम निकाल के दिखाना है। तो कैसे होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए या आपको इसका उपयोग करते हुए दिखाना क्या है, कूलाम का नियम निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको आपको अच्छे से निकाल के दिखाता हूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। और ये आपका देखिए इसमें डायग्राम आप इसी को ले लीजिए, इसी डायग्राम से आ जाएगा ये, ठीक है। इसी चित्र के अनुसार आप इसको निकाल के अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो अब देखिए इसमें आपको लिखना है कि माना कोई विलगित बिंदु आवेश प्लस क्यू वायु या निर्वात में बिंदु ओ पर रखा है। तो अब देखिए इसके अनुसार आप समझते जाइए, ठीक है। इसी चित्र में समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट जो है ओ मान लिया, उसी पॉइंट पर आपका यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, वही चीज कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यानी कि इससे देखिए आपकी आर दूरी पर, क्योंकि यार आपको गॉस का प्रमेय ही तो लगाना है, तो ये हमने गॉस की प्रमेय के लिए ही तो ये चित्र बनाया था, और इसी के अनुसार हम देखिए निकाल के दिखाएंगे आपको कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और उसी फार्मूले को मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो समझिए, ठीक है। तो अब इसके बाद कह रहा है कि इस बिंदु से गुजरता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पर जो क्यू है, क्यू से परिबद्ध किए गए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर हमने खींचा, ठीक है, हमने इसको एक पृष्ठ खींच दिया। ये थ्योरी है, थ्योरी को देखिए समझना पड़ता है, सिर्फ रटना नहीं है आपको। तो एक बार समझ लीजिए, चित्र के अनुसार देखते जाइए, और फिर आप लोग इस जो लैंग्वेज है इसको आप अपने अनुसार लिखा करिए। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइए, और पूरे नंबर मिलते हैं भैया, भर भर के नंबर मिलते हैं फिजिक्स में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखना है कि इस बिंदु पर क्यू के कारण, क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ से पी की ओर होगी, ठीक है। ओ बिंदु से पी की ओर होगी। तो हमारे दिख रहा है ना, हमारा देखिए इसमें देखिए आप इस प्रकार से जो आपको ग्रीन लाइन इसमें दिख रही है, तो ये पॉइंट आपका ये ओ हो गया, और इस पॉइंट से ये जो ग्रीन लाइन इधर की ओर जा रही है, एरो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एरो इधर की ओर है ना, तो ये आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ये आपकी दिशा किधर है, ओ से पी की ओर। और वही चीज तो कह रहा है कि इसके कारण जो क्यू आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता
तीव्रता है ये बिंदु O से किसकी ओर है, P की ओर है, दिशा इसके बराबर होगी इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, अच्छे समझ लीजिएगा, चित्र तो आपको समझ में आ ही गया। तो अब है कि क्षेत्रफल DA का क्षेत्रफल जो है सदिश हो जाएगा, यानी कि वेक्टर DA ये क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, और इसकी जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी भी दिशा जो है ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर लंबवत हो जाएंगी। क्या होगी, लंबवत हो जाएंगी। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आता है इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हमें इस क्षेत्रफल जो आपका वेक्टर DA है इससे गुजरने वाला क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखिए इसका जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स का आपको फार्मूला भी पता है। तो हमारा क्या होता है, d फाई E बराबर होता है क्या, d फाई E इक्वल टू होता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट इंटू यानी कि आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्रफल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल, ये क्या हो गया आपका, ये क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स का है। ठीक है, फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। अब देखिए आपको पता है कि जहां पर डॉट होता है उसमें आपका cos थीटा आता है। तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपका जो ये जो वैल्यू आएगी d फाई E, इसी में कर लीजिए d फाई E बराबर ये हो जाएगा EDA cos थीटा, इतना बचेगा ये। ठीक है, अब यहां पर जब EDA cos थीटा बचा तो अब हमें पता है कि जो हमारा यहां पर ये जो वेक्टर E है, ठीक है, ये जो आपका वेक्टर E है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो आपका यहां पर वेक्टर DA है यानी कि क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में परस्पर एक दूसरे के क्या है, ये समान दिशा में जा रहे हैं। जब समान दिशा में जा रहे हैं, बराबर हैं, तो अब इन दोनों की दिशा जब सेम होगी तो यहाँ पर जो इनके बीच का कोण होगा यानी कि थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री बनेगा। अब जब 0 डिग्री बन रहा है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट क्या आएगा वो समझिए। इसमें आपको कर देना है d फाई E इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा EDA और cos यहाँ पर हो जाएगा थीटा की जगह पर 0 डिग्री। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है। यहाँ पर लिख लीजिए cos 0 सारणी आपको याद होगी, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर d फाई E जो होगा, d फाई E ये हो जाएगा E इंटू DA। इतना बचा आपका, क्या बचा, d फाई E इक्वल टू E इंटू DA, ये बचा। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है। अब जैसे हमने गॉस की प्रमेय एक छोटे पृष्ठ का पहले निकाले थे, फिर हमने पूरा संपूर्ण पृष्ठ पूरे पृष्ठ का निकाला था, तो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा, पूरे पृष्ठ का निकालना है। क्या करना है, पूरे पृष्ठ का निकाल देना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, जैसे हमने जो है गॉस की प्रमेय में लिखा था। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समझिएगा, लिखना है कि संपूर्ण गॉसियन यानी कि गॉसियन यानी कि जो गॉस का पृष्ठ है। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ से होकर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला क्या, यहाँ पर आपका जो फ्लक्स है यानी कि जो गुजरने वाला पूरा फ्लक्स है ना, फ्लक्स ही तो हम निकाल रहे हैं। तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स देखिए क्या होगा वो समझिए। कुल वैद्युत फ्लक्स का आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से इसका समाकलन करा देना है। आप जानते हैं कि अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है तो हम यहाँ पर कराएंगे समाकलन। तो अब यहाँ पर इसका हो जाएगा समाकलन, क्या हो जाएगा, d फाई E, और इधर का भी कराएंगे समाकलन, तो यहाँ पर भी समाकलन हो जाएगा आपका E इंटू DA। ठीक है, इस प्रकार से जब इतना कराएंगे तो इसका आपको तो फाई E बनेगा, इसका क्या बनेगा, फाई E बनेगा, और इधर का आपका जो E है ये आपका बाहर आ जाएगा, और इधर आपका बचेगा क्या, DA बचेगा। और DA क्या है, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर फाई E बराबर क्या कर देंगे, E इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इतना हो गया आपका समाकलन कराने के बाद। इसका जब वैल्यू इतना आ गया तो अब आप जानते हैं कि जो गॉस की प्रमेय होती है वो क्या होती है, गॉस की प्रमेय आपको पता है कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो फाई E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, फाई E की जगह पर क्या रख सकते हैं, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय का। ठीक है, इसकी जगह पर इतना रख देना है। उसके बाद यहाँ पर E इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
जब आपको इतना समझ में आ गया तो अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब हमें जो है निकालना है यहाँ पर ई का मान। ठीक है, क्या करना है, ई का मान निकालना है इससे। देखिए जब ई का मान निकालेंगे तो क्या करना है, ई का मान निकालने के लिए आपको इधर ये जो वाली वैल्यू है इसको आप इस तरफ ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में जब लाएंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इधर इसको कर देना क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस वैल्यू को जब इतना कर देंगे तो यहाँ पर ई का मान निकालना है। तो ई बराबर क्या बचेगा, देखिए ई बराबर आपका यहाँ पर बच जाएगा ये जो क्यू अपान हो जाएगा यहाँ पर क्यू के बटे में जो 4 पाई आर स्क्वायर ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 पाई और ये जो एप्सिलॉन नॉट है और ये आर स्क्वायर, इस प्रकार से ये बना। जब इतना बन गया तो जो ये आपका आया है ये क्या है, ये भैया इस पृष्ठ पर जो है तीव्रता है। जो ये पूरा पृष्ठ है इस पृष्ठ पर जो तीव्रता ई है इसका मान हमने निकाल लिया क्या, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू निकली तीव्रता की। अब आपको तो निकालना है कूलाम का नियम। आप भैया कहाँ आ गए, तो देखिए अब हमें जो कूलाम का नियम निकालना है तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि यदि इस बिंदु पर जो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है तो हम लिख देंगे कि यदि इस बिंदु पर यहाँ पर परीक्षण आवेश भी लगा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कूलाम का नियम जो होता है उसमें 2 बिंदु आवेश होते हैं। तो लिख देंगे कि यदि इस, देखिए थ्योरी भी होती है यार, आपको समझना तो पड़ेगा, टाइम भले लगता है, फिजिक्स है, इसमें इतना जल्दी तो सारी चीज़ें हो नहीं जाती। तो इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर क्या, यहाँ पर इस बिंदु पर परीक्षण आवेश है ना, परीक्षण आवेश क्या हो, क्यू नॉट। आप जानते हैं परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो तो यहाँ पर जो बल है वो क्या हो जाएगा, बल का फॉर्मूला आपको पता होता है, बल क्या होता है, F बराबर होता है आपका क्यू नॉट इंटू ई। तो अब देखिए यहाँ पर बन गया हमारा, क्या बन गया, क्यू नॉट तो आपको यहाँ पर रख देना है और ई का मान आपके पास ये है। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ई की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो जब ई की वैल्यू को उठा के यहाँ पर गुणा कराएंगे इसमें क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इतना बना। अब देखिए यहां से हमारा कूलाम का नियम बन गया, क्या बन गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्यू नॉट इंटू क्यू और बटे आर स्क्वायर। यही तो क्या है, कूलाम का नियम है। ठीक है, बन गया ना कूलाम का नियम, किससे, गॉस की प्रमेय के अनुसार हमने बना के दिखा दिया क्या, कूलाम का नियम। तो ये हमारे पास 2 बिंदु आवेश आ गए और इसका फॉर्मूला भी आ चुका है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय हमने देखी यहाँ पर लगाई थी, गॉस की प्रमेय, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया कूलाम का नियम। तो ये क्या है आपका, यही अभिष्ट व्यंजक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखी डेरिवेशन सारी चीज़ें आपके लिए इतनी मेहनत करके पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर तरीके से यहाँ पर रखी हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ चुका है और ये डेरिवेशन है आपका, क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब इसमें देखिए व्यंजक आपको कैसे निकालना है, काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपके आएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप यहां से पढ़ाई करेंगे तो यही खासियत होगी कि आपको, मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको इजी जो है एकदम थ्योरी पढ़ा दूं और बाकी आपका न्यूमेरिकल डेरिवेशन आ जाए तो वहां पर आप परेशान हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा भले मेहनत ज़्यादा लग जाए लेकिन चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से आपको दूंगा। तो आप लोग यार मुझे भी सपोर्ट थोड़ा सा दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो है लाता रहूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग शेयर कर दिया करिए दोस्तों के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए इतना अच्छी अच्छी चीज़ें ला दूंगा बोर्ड एग्जाम से पहले कि आप लोग भी अच्छे से जो है अपना एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, चलिए
तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो इसके लिए करना क्या, देखिए आपको लिखना है थ्योरी यहाँ पर। पहले हमारे पास यहाँ पर देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको समझ ले थोड़ा सा चित्र को। यहाँ पर जो ये आपकी लाइन है क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में आपका एक जो है यहाँ पर द्विध्रुव रखा गया है। द्विध्रुव मतलब यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश का यहाँ पर एक द्विध्रुव है, और इसको घुमाने में यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई 2l है, यहाँ पर लंबाई क्या है 2l है, और इस यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश का जो बल है वो आपका इस दिशा में लग रहा है, जो आपका एरो दिख रहा है ना, ये एरो इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर लग रहा है। और जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जो आपका यहाँ पर बल है वो आपका इस दिशा में लग रहा है, यानी कि एरो आपको इधर को दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो माइनस क्यू पर बल आपका यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है। बल का सूत्र मैंने आपको अभी बताया, जस्ट अभी आपको मैंने क्या बताया, बल के लिए जो फार्मूला मैंने बताया F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो अगर कह रहा है कि माइनस क्यू आवेश, जो कि हमने यहाँ पर देखा अभी, ये क्या माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश के कारण आपका जो बल होगा वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और अब देखिए उसके बाद है जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश पर जो आपका बल होगा वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो क्यू इंटू ई हो जाएगा। अब ये देखिए बराबर बल लग रहे हैं किंतु विपरीत भी हैं। अब हम कह भी तो सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कि जो आपका ये जो दिशा है ये आपकी इस दिशा में बल है और दूसरा बल आपका इस दिशा में, तो दोनों बराबर बल हैं लेकिन क्या है, विपरीत हैं। एक आपका इधर जा रहा है तो एक आपका इधर जा रहा है। तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे जो ये दोनों बल लग रहे हैं ये बराबर हैं, वह क्या है, विपरीत दिशा में लगते हैं, जिससे यह बल युग्म बना लेता है। अब देखिए जब कोई वस्तु, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक द्विध्रुव है, एक आपका ये पॉइंट हो गया और एक आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। रुक जा, कहाँ जा रहा हो। तो अब देखिए ये दो आपके द्विध्रुव हैं। अब अगर ये आपका इस दिशा में जा रहा है, अब यहाँ पर देखिए ये अगर आपका इस दिशा में जा रहा है इधर की ओर और ये वाला इधर की ओर जाएगा, तो क्या करेंगे, ये इस टाइप से घूमने लगेंगे, इस प्रकार से घूमने लगेगा, ठीक है। ये जो आपका है ये द्विध्रुव इस प्रकार से घूमने लगेगा ना, ये वाला इधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर जाएगा, ठीक है। जैसे पंखा होता है ना आपका, वो एक ही दिशा में तो घूमता है इस प्रकार से, तो ऐसे करके ये पूरा घूमने लगेगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये बल युग्म के कारण हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर बल युग्म बन जाता है तो ये ऐसा करने लगता है। अब देखिए यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, तो इसको क्या करेगा, इस प्रकार से घुमाने लगेगा जब प्रयत्न करता है, और इसे ही बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ पर टाउ से डिनोट करते हैं, जो आपका टी टाइप से बनाना, इसे बोलते हैं भैया क्या, टाउ। तो बल युग्म यानी कि टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ पर बल क्या लग रहा है, F लग रहा है, और लंबवत दूरी यानी कि क्या है, इसकी लंबवत दूरी 2l है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका लंबवत दूरी जो है ये 2l तो है, लेकिन यहाँ पर आपको कर्ण की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर ये थीटा दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये थीटा है और हमें पता है कि जब घुमाने में काल लग रहा है, जो आपकी लंबवत दूरी है 2l है, और यहाँ पर थीटा भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको साइन थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर टाउ बराबर F इंटू या गुड़े, क्योंकि गुड़ा है ना यहाँ पर, 2l साइन थीटा कर देंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो F है बल है, उसका सूत्र मैंने क्या बताया, F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। तो F की जगह पर आप क्या कर देंगे, Q इंटू ई को रख देंगे। तो F की जगह पर देखिए Q इंटू ई आ गया। फिर इसके बाद आपको पता है जो Q इंटू 2l होता है ये P के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण याद कर लीजिए आप लोग, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है। तो Q इंटू 2l को हम क्या करेंगे, P कर देंगे, बचेगा क्या E, और यहाँ पर है साइन थीटा। तो टाउ बराबर P ई साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो बल युग्म आपका 0 हो जाएगा। अगर आप थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो बल युग्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर P ई हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर थीटा की मान आप इसको मतलब स्थितियों में जो है कर भी सकते हैं, स्थिति बना के। अगर आप थीटा बराबर 0 लेंगे तो जो यहाँ पर जो बल युग्म है
टाउ, इसका मान 0 आ जाएगा। अगर आप 90 लेंगे तो यहाँ पर पीई बचेगा। जैसे जैसे मतलब स्थितियाँ होगी वैसे आप कर भी सकते हैं, काफ़ी ईजी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो बस समझना क्या है आपको कि ये थ्योरी समझ लेना है और ये काम कैसे करता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके सामने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, है ना। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देनी है हमें। तो अब यहां पर है कि वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला या लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है, इससे आसान, इससे इजी परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मतलब यहां पर यही है कि जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु पर कोई भी एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट पर रखे जो परीक्षण आवेश होगा, उस पर जो लगने वाला बल है वो परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होगा, उस बिंदु के अनुपात के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। यानी E = F/Q। F क्या है? बल है, और Q0 जो है ये क्या है? परीक्षण आवेश है। और यही फार्मूला होता है, ठीक है, किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो कि मैंने अभी कई बार लिखा भी है। और मात्रक आप जानते हैं, F मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, और Q0 मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर वैद्युत विभव की परिभाषा। ये छोटी छोटी परिभाषा हैं। तो देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया है यार कि अगर वन शॉट लाऊंगा तो टाइम भले लग जाए, लेकिन उसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीजें, पूरे चैप्टर को कंप्लीट आपके सामने रखूंगा, ताकि दोबारा आपको बुक खोलकर देखना ना पड़े कि इस चैप्टर से और भी कोई क्वेश्चन बचा है क्या, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं, चलिए इनको भी देखते हैं। वैद्युत विभव की कह रहा है परिभाषा बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यानी V = W/Q0। यानी कि जो वैद्युत विभव है वो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से जो है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कि W, वो आपका क्या होता है, एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। और आप जानते हैं कार्य का मात्रक जूल और Q मतलब कूलाम हो जाएगा आवेश का मात्रक। तो जूल प्रति कूलाम इसका वैद्युत विभव का मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत विभव की परिभाषा। अब चलिए यहां पर भैया लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। हमने अभी काफी सारे डेरिवेशन को देखा है, बाकी के जो डेरिवेशन है उनको अभी इसी वीडियो में आगे हम देख लेंगे। पहले चलिए मैं आपके सामने रखता हूं एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विभव की गणना करना है आपको। ठीक है, चलिए इसमें दिया क्या गया है, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो R यानी कि रेडियस कितना है आपके पास, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखिए आपके पास 1 सेंटीमीटर यहां पर क्या है, त्रिज्या दी गई है। अब इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब कोई चीज जो है न्यूमेरिकल में आपका अगर सेंटीमीटर में दिया है, समय है अगर घंटे में दिया है तो सेकंड में, और ये जो सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो देखिए जब इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1×10⁻² मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। और क्या दिया गया है, तो आपका 1 कूलाम आवेश दिया गया है, यानी कि आपके पास Q का भी मान क्या है, 1 कूलाम दिया गया है। तो ये दो चीजें दी गई हैं, 1 कूलाम। अब गोले के पृष्ठ पर विभव आपको निकालना है। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव यानी V बराबर होता है 1/4πε0, और यहां पर होता है Q/R। ये विभव का सूत्र होता है। इसी सूत्र में रख देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो V = देखिए 1/4πε0 जो होता है, इसका वैल्यू मैंने शुरू में ही आपको क्या बताया था जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। इसका वैल्यू मैंने, चलिए वैल्यू को रख देता हूं, 9×10⁻, कितना बताया था, 9। ये होता है इसका मान, और गुणे Q का मान कितना है, 1 है। R है, R का मान कितना है आपके पास, 1×10⁻²। तो बटे में आपको 1×10⁻², इस प्रकार से। अब इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा V = 9 ×
10 की पावर 9 और ये जो बटेगा 10 के घाते -2 है, ये ऊपर जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी आपका प्लस का बनेगा, तो 10 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा ये ऊपर जाने पर। जब इतना हो गया तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 9 2 11, तो 11 और विभव है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। तो अब हम लोग इसका मात्रक लिख देते हैं यहाँ पर 9 × 10 घाते 11 वोल्ट आपका हो गया इसमें विभव। यही विभव आपको निकालना था, ठीक है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2I + 4J + 7K में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10J से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसको सॉल्व करा देता हूं। पहले तो हमें पता है कि जो हमारा यहां पर अगर फ्लक्स निकालना है तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है फाई बराबर E × ds या यस, ठीक है। तो यहाँ पर यह सरफेस है तो ये आपका फार्मूला इसमें लगेगा। अब हमारे यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र आपका E का मान कितना है, E का मान आपके सामने दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर पहले रखते हैं E का मान आपके पास यहाँ पर 2I, ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। 2I + 4J + 7K इस प्रकार से क्या है दिया गया है। और यस का मान आपके पास कितना है, तो यस का मान है भैया 10J, ठीक है, 10J। अब यहाँ पर फाई का मान हमें निकालना है, तो जब हमें फाई का मान निकालना है तो पहले E का मान रखेंगे फिर यस का मान रखेंगे, दोनों का क्या कर देंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, ठीक है। तो 2I यहाँ पर 2I + 4J + 7K और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करा देंगे 10J के साथ, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ, इस प्रकार से हम कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ओनली J है। तो देखिए जब आप इस प्रकार से रखेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 0I कर दीजिए पहले एक बार, 0I + यहाँ पर 10J + 0K इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो देखिए जब आप 0I का 2I से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी 0, फिर यहाँ पर J के साथ तो यहाँ पर 10 × 4 यानी कि 40, ये 40 हुआ, प्लस 7K + × 0K तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो जो फाई का मान है वो देखिए 0 0 और 40, तो 40 बचा और यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। तो 40 इकाई इसका क्या हो गया, इस पृष्ठ से आपका फ्लक्स होकर गुजरेगा, ठीक है। समझ में आपको आ गया, बहुत ईजी है, काफी सिंपल भी है। चलिए अब इसके बाद आपके सामने एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ चुका है। न्यूमेरिकल देखिए क्या है, समझिएगा, काफी ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। कितने डिग्री के, 30 अंश के कोण पर, ध्यान दीजिएगा, और उस पर 6 × 10 घाते 24 - 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए कि इसमें वैल्यू क्या क्या दी गई है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर पूरी किताब में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कितने भी न्यूमेरिकल आपको दे दिए जाए, आपको पहले घबराना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चन आखिरकार पूछ क्या रहा है, हमें क्या निकालना है, तो आप बहुत ईजी तरीके से निकाल ले जाएंगे। पहले इसमें देखिए यहाँ पर E का मान दिया गया है। E का मान कितना है, 10 के घाते 5 न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर दिया गया है 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। E का मान ये दिया गया है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि उस पर आपका 6 × 10 घाते 24 न्यूटन मीटर। तो ये क्या है, यहाँ पर ये भैया कह रहा है बल आघूर्ण लग रहा है, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और ये कितना है 6 × 10 घाते -24 न्यूटन मीटर। इतनी चीज क्या है दी गई है, निकालना क्या है, निकालना है P, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। तो P का मान हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है।
तो चलिए अब हमें पता है कि फार्मूला हमारा क्या होता है, टाउ बराबर हमारा फार्मूला जो होता है टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। मैं आपको अभी कराया था ना इसका डेरिवेशन, वही डेरिवेशन यहाँ पर आपको फार्मूले के रूप में लगाना है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब हमें पी का मान निकालना है तो हम इस फार्मूले को ऐसा बनाएंगे कि पी हमारा एक तरफ आ जाए। तो देखिए जब आप पी को एक तरफ लाएंगे तो पी आपका हो जाएगा इधर, और यहाँ पर टाउ के बटे में ई, टाउ अपान क्या हो जाएगा, ई इंटू साइन थीटा, ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। तो अब इसके बाद जब ये फार्मूला भी हमारे पास बन गया, इसी फार्मूले को आपको लगाना है, ठीक है, इस सूत्र को। तो चलिए इसके बाद अब यहाँ पर सॉल्व करना है, ज़्यादा आप कुछ भी नहीं करना। टाउ का मान कितना है, 6 गुणे 10 का आते -24, तो रखेंगे 6 गुणे 10 के पावर -24 बटे ई का मान कितना है, तो 10 घाते 5 है, तो 10 के घाते 5 और गुणे साइन, और यहाँ पर साइन के बाद थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, 30 अंश है, तो अब यहाँ पर साइन 30 बन गया। अब यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, देखिए पी बराबर आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 के पावर -24, और जो ये वैल्यू है ये भी ऊपर जाएगी। तो जब ये नीचे प्लस का है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस को जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 10 घाते -5। ठीक है, और इसके बटे में जो साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 जो है वो फिर से ऊपर जाएगा, 1/2। अगर देखिए आपका ये अंश ये हर है, अब इसमें अगर हम क्या करें, हम लोग अगर इसमें 1/2 लिखते हैं तो वो आपका फिर से जो है ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को हम सामने लिख देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 6 यानी कि 12 बनेगा, गुणे 10 घाते -24 और ये -5, तो ये बन जाएगा भैया -29। ठीक है, इतना बना। जब ये -29 बन गया तो अब इसको आप एक पॉइंट यहाँ पर देखिए 1.2 जब लिख देंगे, 12 को 1.2 लिख देंगे तो क्या बनेगा, ये 10 की पावर जो 29 था माइनस का, ये हो जाएगा -28। और P क्या है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक जरूर से आपको लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में, तो कूलाम मीटर आपका हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल देखिए इस प्रकार से सॉल्व होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी इजी भी है। ठीक है, तो अब आप लोग इस प्रकार के न्यूमेरिकल अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व करके जरूर आएगा, क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग अच्छे से और फिर उसको सॉल्व करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे तरीके से सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने भैया, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। और ऐसा क्वेश्चन देखिए हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके आता है, ध्यान दीजिएगा। गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग या गॉस की प्रमेय आपके परीक्षा में 100% आने वाली है, ये फुल गारंटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्रता की गणना हमें करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण। ठीक है, तो देखिए इसके हमारे यहाँ पर ये डायग्राम है, और इस डायग्राम के अनुसार पूरा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक पूरा यहाँ पर क्या है, एक चालक। ठीक है, कोई चालक तार है। अब इसमें क्या करना है ये समझिए, यहां पर सबसे पहले ये पूरा एक जो चादर है, यहां पर कह रहा है कि समतल चादर के कारण। तो अब इसमें आपको पहले तो ये जो हमारे ये एक एरिया टाइप में दिख रहा है ना, यहां पर बेलनाकार में, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब इसमें देखिए जो आपका ये चादर, इसको देखिए ABCD, ये पूरा एक चादर है, और इस पृष्ठ पर आपका यहां पर एक समान आवेश वितरित है। देखिए आप प्लस प्लस पॉइंट देख रहे हैं ना, ये क्या है, पूरा एक यहां पर आवेश है। ठीक है, जो कि पूरे चादर पर एक समान रूप से क्या है, अब यहां पर कहा गया ना एक समान आवेशित, तो ये पूरा एक समान रूप से यहां पर वितरित है। ठीक है, और इसमें यहां पर जो ये हम बेलन माने हैं, इसमें आपका जो है एक तो ये बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ हो यहां पर, और इसी के साथ साथ यहां पर इस पॉइंट को हम P मान लेंगे, और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या है, वेक्टर ही है। और जो दूसरी तरफ का एरिया है, ये दूसरी तरफ के एरिया में आपका यहां पर P' मान लेंगे, और इसको आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इसकी जो तीव्रता है आपकी इस दिशा में जा रही है, और आपकी जो यहाँ पर P पॉइंट की तीव्रता है वो आपकी इधर जा रही है। और यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, बीच पॉइंट है, यानी कि जो चादर है, जैसे कि आप यार इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझिए।
मान लीजिए ये जो हमने यहाँ पर पेपर है, इसको अगर हम इस प्रकार से खड़ा कर दें, इस प्रकार से खड़ा मान ले, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक पूरा बीच का एरिया है जो कि इसको इधर का डिवाइड कर देगा और इसको इधर का डिवाइड कर देगा। और इसमें आपका मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये सीधा जो जा रहा है ये ही आपका बेलन है। तो मतलब यहाँ पर भैया जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी आर है, और इधर की दूरी आपकी दूसरे साइड की ये भी आर है, ठीक है। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2r होगी। तो देखिए इतना समझ गए आप लोग जब चित्र में। इसके बाद यहाँ पर थ्योरी में आइए, थ्योरी में क्या समझना है वो समझिए, फिर इसके बाद पूरा का पूरा डेरिवेशन आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहां पर है कि माना ABCD एक समान आवेशित समतल अनंत समतल जो है चादर है, ये तो मैंने बता दिया ABCD, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यहां पर क्या है, सिग्मा है। अब देखिए आप जानते एक चीज समझिए, अगर कोई आवेश किसी एक पृष्ठ पर जो है, मतलब किसी एक समतल पृष्ठ पर फैला हुआ होता है तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पर इस चादर में ये क्या है, चादर क्या है, ये एक पूरी समतल है और इस चादर में फैला है, या आपका कहें तो एक पृष्ठ पर फैला है, तो इस पृष्ठ पर जो फैला हुआ आवेश होगा इसके कारण जो यहाँ पर होगा वो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को तो जानते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, तो ये भी हमें पता है कि इससे r दूरी पर जो r है यहां से यहां तक एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर E है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें इस पर निकालना है, हमें पता है E है लेकिन इसको हमें निकालना है, ठीक है। इसके बाद इससे r दूरी पर एक बिंदु P डैश है, यानी कि जो इधर की बात करें, इधर की, ठीक है, इधर की दूरी क्या है, यहाँ पर r है, इधर की भी दूरी r है, और यहाँ पर बिंदु P है। इस पर आपको यहाँ पर जो है इस दूसरी तरफ की भांति भी आपको क्या करना है, यहाँ पर 2r लंबाई पर, यानी कि P डैश अक्ष में एक बंद पृष्ठ की कल्पना हम लोग कर लेते हैं। यानी कि हमें पता है कि ये जो पृष्ठ है ये इन दोनों को पृथक करता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अब हमें क्या करनी है, इसकी कल्पना कर लेनी है, ठीक है। तो एक तो बेलन के ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये वृत्ताकार सिरे हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको कहूँ, क्या कहूँ कि हमारे पास ये एक स्केच का जो है ये क्या ढक्कन है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से रखा गया है, फिर से ये भाग रहा है यार, क्या है, तो इस प्रकार से देखिए रखा है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसमें एक पॉइंट इधर का जो है, देखिए इधर का एक पॉइंट ये वाला जो है ये वृत्ताकार है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। अब इधर का भी ये जो पॉइंट है ये भी वृत्ताकार है, और जो बाहरी पॉइंट है ये, ठीक है, बाहर का जो ये एरिया है ये वाला, ये बाहरी एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है बाहर का चारों तरफ का, ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तब 2r लंबाई पर, यानी कि जो दोनों तरफ की लंबाई है r ये 2r बनेगी। तो कह रहा है कि 2r लंबाई पर, यानी कि P डैश, एक तरफ का P एक तरफ का P डैश, अक्ष में एक बंद पृष्ठ की कल्पना हम लोग कर लेते हैं, यानी कि बंद पृष्ठ हमने मान लिया, जो कि एक गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब हमें पता है भैया कि जो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो जब तक हम लोग उसको बंद पृष्ठ नहीं दर्शाएंगे, इसको ये तो हमारा क्या है, बंद पृष्ठ ही तो है, दोनों तरफ से बंद रहेगा अगर, तो इस प्रकार से बेलनाकार है लेकिन क्या हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, गॉस प्रमेय की कल्पना से मान लेंगे। अब इसके बाद हम इसको मान लिए तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ तीव्रता के समांतर है। अब देखिए यहां पर भैया जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ मतलब ये बाहरी भाग, ठीक है, बाहर का एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हमें पता है कि जो तीव्रता है वो इधर की ओर बाहर की ओर जा रही है, इधर से बाहर की ओर जा रही है, और जो वक्र पृष्ठ है ये बाहर का एरिया ये है, ठीक है, ये वक्र पृष्ठ हो गया। तो जो ये एरिया है ये आपका समांतर हो जाएगा, किसके, तीव्रता इधर की ओर जा रही है, और जो वक्र पृष्ठ है ये ऊपर की ओर है या नीचे की ओर भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो अगर कोई चीज ऊपर या नीचे की ओर है और एक दूसरी चीज आपकी ये इधर उधर भाग रही है समांतर, तो क्या कहेंगे, एक दूसरे के समांतर ही तो रहेंगे वहां पर। तो वही चीज है यहाँ पर कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो तीव्रता के समांतर है। जब ये समांतर हमने दर्शा दिया तो इसके बाद देखेंगे अतः इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स का आपको जानते हैं फाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, E डॉट ds वेक्टर में, और वेक्टर फॉर्म है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर cos थीटा आएगा, और जब समांतर है तो यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 का मान आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 90 का मान जब 0 होगा तो यहाँ पर फ्लक्स भी आपका
जीरो हो जाएगा। अब जब फ्लक्स यहाँ पर जीरो हुआ तो उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए। इसके बाद देखिए आपको एक चीज समझना है, छोटी सी चीज क्या समझनी है वो देखिए। इसके बाद आपको लिखना है कि माना, यहां पर फिर से आपको मानना पड़ेगा, माना बेलनाकार भाग के दोनों सिरों के वृत्तीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल आपका अगर ए है। यहां पर फिर से आइए इस चित्र में, फिर से आप इस चित्र में आएंगे जब, तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर बेलनाकार पार्ट है दोनों तरफ के, हमने हुआ का पृष्ठ तो मान लिया। अब ये इधर के बेलनाकार जो भाग है दोनों तरफ के, यानी कि दोनों तरफ के ये पाइप के आकार का है, ठीक है, तो बेलनाकार तो होगा ही। तो लिखेंगे कि माना बेलनाकार भाग के दोनों सिरों के वृत्तीय पृष्ठ जो है, यहाँ पर अगर इनका एरिया जो है क्षेत्रफल ए है, तब दोनों पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए। और एक पृष्ठ का आपका फिर से यहां पर होगा, क्योंकि दोनों पृष्ठ पर तीव्रता ई है, वेक्टर ई है, और दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल भी क्या होंगे आपके ए होंगे। तो दोनों पृष्ठ हैं दो तरफ के, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है कि फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, इसमें भी आपका कॉस थीटा आएगा। अब दोनों में यहाँ पर देखिए, जो अब इसमें समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि जो यहाँ पर आपका एरिया है, ठीक है, ए, इसकी भी दिशा इसी तरफ है और क्षेत्र यहाँ पर तीव्रता की भी दिशा एक ही तरफ है। जब दोनों की दिशा सेम है तो यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा, और वही है कि यहाँ पर थीटा की जगह पर 0 0 रख दिया गया है, ठीक है। और जब cos 0 होगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई ए ये बचेगा और ये भी आपका ई ए बचेगा। तो ई ए प्लस ई ए बराबर 2EA, ठीक है, ये फाई ई बराबर आपका 2EA निकल आया। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेंगे, ठीक है, पहला समीकरण। अब पहला समीकरण जब निकला तो अब यहां पर आपको लगाना है गॉस की प्रमेय, क्योंकि गॉस की प्रमेय से ही आपको पूरा का पूरा व्यंजक सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए गॉस की प्रमेय फाई बराबर होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको जो फाई ई है, फाई ई की जगह पर इस वैल्यू को रख देना है। तो चलिए रखते हैं, यहां पर आपका आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहां पर आपका बचेगा 2EA, इतना बचा। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर आपको पता होता है क्या है इसका आपका फॉर्मूला। तो लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसके बराबर होता है ये, तो इसको हम जानते हैं कि सिग्मा, इस प्रकार सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका होता है Q अपान A, यानी किसी भी एक क्षेत्रफल यानी कि एरिया में यहाँ पर जो फैला हुआ आवेश होता है या वितरित आवेश होता है Q होता है, उसी को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो अब यहां पर आप जानते हैं इतना जब निकाल लेंगे तो यहां से अगर Q का मान निकालना है तो यहां पर Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो Q की जगह पर आप सिग्मा ए रख देंगे आप, ठीक है। तो चलिए Q है यहाँ पर, Q की जगह पर सिग्मा ए रखेंगे। तो अब यहाँ पर आएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इधर क्या है 2EA है, ए से ए कैंसिल कराएंगे तो बचा क्या 2EA इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, इतना बचा। तो अब हम क्या करेंगे, ई का मान निकाल लेंगे। तो देखिए जब ई का मान आप निकालेंगे तो 2E इधर ले आइए और इधर आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन ये 2 जो है बटे में आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यही तक आपको निकालना है, पूरा व्यंजक यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर सिग्मा, ये 6 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा इस प्रकार से बनता है ऐसे करके, है ना, तो आप बना सकते हैं बाकी। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया क्या, यही है आपका एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना ही आपको निकालना है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके, ठीक है। तो ये आपका फुल व्यंजक है और इसको यार आप लोग कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हर बार आता है, फिर आप लोग बाद में मत कहिएगा कि भैया फिजिक्स का पेपर नहीं बना, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव द्वारा शून्य होता है। तो देखिए अक्षीय स्थिति में भी होता है, निरक्षीय स्थिति में भी होता है। तो अब यहां पर हमें निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहां पर इसका आपके सामने ये पूरा डायग्राम है।
अब आपका यहाँ पर है कि मानव वैद्युत द्विध्रुव, थ्योरी तो हर एक चीज में लिखनी पड़ेगी। देखिए थ्योरी के बिना कुछ होने वाला है नहीं, तो थ्योरी आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब थ्योरी हमें लिखना पड़ेगा तो चलिए मैं आपको लिख के बता ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। बस मेरे साथ अगर आप लोग बने रहिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको बनेगा नहीं, हर चीज़ आपसे बनेगी, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि मानव वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंब अर्धक रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर, यहाँ पर ए बी आपका द्विध्रुव है, यहाँ पर -q, यहाँ पर +q आवेश है, और इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर ये आपकी जो रेड लाइन R है, ये आपका R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर यही वो बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है। जब कोई दो पॉइंट इस प्रकार से रखे हों और उसका मिड पॉइंट से R दूरी पर यहाँ पर एकदम लंबवत, ठीक है, एकदम लंबवत कोई एक पॉइंट हो और वहां पर हमें निकालना है क्या निकालना है, विभव। तो यही आपका होगा निरक्षीय स्थिति। अब इस पर जब विभव निकालना तो लिखेंगे कि बिंदु P पर द्विध्रुव आवेश +q के कारण आवेश यानी विभव। तो देखिए आपका एक यहाँ पर -q आवेश है, एक आपका +q आवेश है। तो अभी हम ये क्या कर रहे हैं, +q आवेश का यहाँ पर विभव निकाल रहे हैं। तो जब आप लोग +q आवेश का निकालेंगे तो V1 कर देंगे, और जब आप लोग -q आवेश का विभव निकालेंगे तो उसको हम लोग V2 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको इसको समझना है थोड़ा सा। ये हमारा एक जो है हो गया किसके लिए, +q आवेश कारण, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके कारण आपको करना है यहाँ पर -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु, जो आपका बिंदु क्या है यहाँ पर, बिंदु P है। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, V2 मानेंगे। तो V2 बराबर हो जाएगा -q आवेश कारण है, इसलिए -1/4 पाई ε0 q अपान क्या था, इसमें देखिए यहाँ पर AP लिया था हमने। AP इसलिए लिया था क्योंकि +q आवेश पर आपका A पॉइंट है और A से P तक की दूरी आपको नहीं पता, तो AP ले लिए। अब हमारा -q आवेश है तो इस पर हमें VP लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी दूरी भी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा q अपान BP, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके बाद लिखना है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा, दोनों का क्या होगा, परिणामी भी तो कुछ आएगा। तो परिणामी जो निकलेगा वो आपका बिंदु P पर ही निकलेगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर आपका P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव आपका V बराबर हो जाएगा यहाँ पर V1 प्लस V2, ठीक है। अब हमें V1 का भी वैल्यू पता है और V2 का भी वैल्यू पता है। हमारे पास ये V1 है, तो V1 है आपका क्या आया था, तो इसका आपका हो जाएगा V = 1/4 पाई ε0, और यहाँ पर था q अपान AP, ठीक है। ये V1 का मान है, और इसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे और V2 का मान आपको यहाँ पर पता है कि क्या है, V2 का मान माइनस में है, तो -1/4 पाई ε0 q अपान BP, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका वैल्यू है V2 का, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इन दोनों का परिणामी निकाल रहे हैं ना, तो अब हमारे यहाँ पर V = 1/4 पाई दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर Q भी है, Q भी दोनों में कॉमन है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। तो Q/4 पाई ε0 ये बाहर आ गया दोनों से, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/AP, ठीक है, AP, और ये माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1/ क्या बचा, BP बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, आपको पता है कि जो AP है और जो BP है दोनों क्या है, बराबर हैं, एक दूसरे के क्या है, बराबर दिशा पर है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के मिड पॉइंट से हमने एक पॉइंट लिया था ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। जितनी आपकी दूरी AP की हो जाएगी उतनी ही दूरी आपकी BP की भी होगी। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों को कर देंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों कैंसिल कर दी तो पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर V = क्या बचा, V = आपका बचेगा Q/4 पाई ε0 गुणे 0। तो जब 0 का इससे गुणा होगा तो ये भी पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा,
पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जो विभव है हमारा वो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो अब हमें पता है कि जो हमारा निरक्षीय स्थिति होता है उस आपका निरक्षीय स्थिति में जो विभव का वैल्यू होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे की पूरे डेरिवेशन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आपकी बची है, तो उसमें से आपको निरक्षीय स्थिति अपने से सॉल्व कर लेना है। बाकी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा जो आने वाला हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट बनाइए। नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर नंबर 2 पर आएगा। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।